नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं सचिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 1 घंटे 35 मिनट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया, जवाब दिया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया और जैसी उम्मीद थी पीएम मोदी ने उसी तरह से 1 घंटा 33 मिनट अब तक की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीचेस में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा में पूरे विपक्ष को जवाब दे दिया। जो निशाना राहुल साध रहे थे उसका जवाब लोकसभा में दिया गया था। जो निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के तमाम नेता राज्यसभा में कह रहे थे उसका जवाब आज राज्यसभा में दिया। पीएम मोदी का भाषण शुरू तो विकसित भारत से हुआ, हिंदुस्तान विकास के रोड मैप से हुआ, लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वो प्रहार किए जिसने राज्यसभा के पूरे माहौल को गरमा दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा की तरह ही कांग्रेस पर ताबड़तोड़ एक के बाद कई हमले बोले, या यूं कहें एक तरीके से आईना दिखाया, हकीकत समझाई। पहले भारत क्या था, विकसित भारत क्यों जरूरी है, और सिर्फ विरोध से विरोध नहीं होता, और कांग्रेस ने हमसे पहले क्या किया है देश के लिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए हमला बोला। लोकसभा में याद है आपको, उन्होंने कहा था एक ही परिवार के 3 सांसद हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक ही परिवार से 2 सांसद बन गए। आपने कहा था एक ही परिवार से, वो कहां इशारा था। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लिए हमेशा से फैमिली फर्स्ट है। यह भी कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को रंग बदलने वाली पार्टी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी तेजी से अपना नकाब बदलती है। आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। कितनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगा, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंत्र यह है कि दूसरे की लकीर को छोटा कर दो। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस के साथी उसके साथ रहते नहीं, उसका साथ छोड़ देते। अगर कांग्रेस खुद की लकीर को लंबा करती तो उसका ये हाल ना होता। कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं।
क्योंकि उनको पता चला ये तो हमें भी मार डालेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरे तरीके से ना केवल, क्योंकि उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे, राज्यसभा में भी जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में भी उन्होंने पूरा संज्ञान लिया, और आज उन्होंने नीरज का जिक्र भी किया, उन्होंने दिनकर का जिक्र भी किया, बलराज साहनी का जिक्र भी किया, इमरजेंसी का जिक्र भी किया, किशोर कुमार का जिक्र भी किया, और एक एक करके वो तमाम चीज़ें जो उठी थी उसको लेकर के कांग्रेस को जवाब दिया कि विकसित भारत की बात करनी है, लेकिन यहाँ पर लोग विकसित भारत होने ही नहीं देना चाहते। डॉक्टर टीना करमवीर है कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, हमारे साथ निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, आलोक वत्स हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। लोकसभा में संविधान की कॉपी दिखा करके संविधान को बदलने वाली पार्टी, संविधान को बदलने वाली सरकार और खास तौर पे पीएम को निशाना साधा। बार बार ये कहा गया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाते, बार बार ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से एक तरीके से तानाशाही है। चीन का कितनी बार नाम लिया गया से लेकर के राज्यसभा तक ये मामला आया, तब भी कहीं ना कहीं कमोबेश यही कुछ रहा कि देश में हालात किस तरीके के हैं, देश तो विकसित है ही नहीं, देश की इकॉनमी कहाँ और देश किस तरीके से चला गया, और मेक इन इंडिया जैसी चीज़ें फेल हुई हैं क्योंकि उसके पीछे मोदी थे। आज उनकी बारी थी जवाब देनी थी। उन्होंने फैक्ट्स के साथ इमरजेंसी से शुरू करते हैं, संविधान से शुरू करते हैं कि संविधान को रौंदने कौंदने वाली पार्टी, रंग बदलने वाली पार्टी है, से लेकर के वो ये कहते हैं कि आज जब खुद की लकीर लंबा करने का वक्त था कांग्रेस के पास, वो खुद की लकीर जो है छोटा करती है, दूसरों की लकीर को भी छोटा करती है। इस कारण से लोकसभा के जो साथी उसके साथ थे यहां पे, वो भी उसके पास नहीं है। ये है पीएम का, ये था पीएम का जवाब जो कांग्रेस ने साधा था निशाना। जय हिंद, जय संविधान। देश के प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गिराने के अलावा कुछ नहीं बोला, और मैं तो इसे कहूंगी चुनावी भाषण देकर वो चले जाते हैं। देखिए, किसी भी नेता के पास, वो बड़ी लकीर की बात कर रहे हैं तो 11 साल आपके पास भी थे, आपने कितनी बड़ी लकीर करी। 45 साल में इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्या देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से चू भी कर सकते हैं? और जहां डंका बज रहा है, वहां आज देख लिया होगा किस तरीके से पैरों में जंजीर बांधकर, हाथों में हथकड़ी बांधकर जो लेकर आए हैं हमारे नागरिक, और कितना अपमान हुआ है। और वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और वो सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में भी हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वायरल हो रहा है। लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, कहेंगे हमारा डंका बज रहा है। तो डंका कहाँ बज रहा है आपका? आप जो है 80 करोड़ जो आपकी जनता है, देश की जनता, उसको आप सड़े गले अनाज पर जिंदा रख रहे हैं, और आपका डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है? और बार बार मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास विजन है तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा काम किया, इतने 11 सालों के अंदर क्या ऐसा विकास कार्य किया। इनके यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, और ये एक जुमला मात्र है। ये तो सिर्फ आते हैं, अब तो लोग उनको टेलीविजन पर सुनना भी पसंद नहीं करते। इनके व्यूअर्स आते हैं जब वो संसद टीवी पर, तो आप देख लीजिए कितने व्यूज मिलते हैं। वही लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलने आते हैं तो उनके व्यूज उठाकर देख लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कायदे से और विजन के साथ बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? सिर्फ कांग्रेस ने ऐसा किया, नेहरू जी ने वैसा किया। अरे तो आपने क्या किया? आपको भी तो सत्ता में बैठाया है ना। वो ये भी तो कहते हैं ना कि जवाब बताते हैं कि देश को, कि देश रहने लायक नहीं है, चीन आगे निकल गया, चीन आगे चला जाएगा, और फिर देखिए लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। तो वो कहते हैं कि मैं तो अपनी फैक्चुअल जो है वो फैक्ट कॉपी दिखाता हूं। अनिरुद्ध जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए। तो आप तो क्या सिर्फ वो सत्ता में बैठने के लिए करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कर दिया। ठीक है, ये अनिरुद्ध जवाब देंगे। नहीं आए ना जी जी, जनता के लिए आए हैं, वो सिर्फ राज्य में रहने के लिए आए। बजट पे चर्चा थी, हर सरकार में होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अमूमन होता तो वही है जो सरकार का कामकाज होता है। उससे पहले भी हमने देखा था मनमोहन सिंह जिस वक्त थे और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, और क्या उसमें भी लिखा होता था। जाहिर बात है सरकार देती, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप ज्यादा जो है इंटेलिजेंट है। बट आप जो कह रही हैं कि सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ नेहरू, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ नेहरू, तो इधर भी तो सिर्फ मोदी आता है। वो कह रहे हैं कि आप उपलब्धि तो गिनवाती नहीं है, देश को नीचे दिखाती, वो यही कह रहे थे ना, उसी का उन्होंने जवाब दिया, और वो फैक्ट आपके लेकर के आते हैं। अनिरुद्ध इसको काउंटर करेंगे। जी सचिन जी,
राहुल गांधी जी ने 45 सेकंड के स्पीच में 34 बार चाइना का नाम लिया था। भाई चाइना के ब्रांड एम्बेसडर बन के आप आए थे क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब जनता ने आपको चुना है तो जनता के कम से कम फैक्ट रखते, बात करते। 1900 जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब पहली सरकार जो कि सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी, सबसे पहले उन्होंने संविधान को कुचलते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। अगर देखा जाए डे बाय डे इनकी मैं तो ज्यादा लंबी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2004 से 2014 के बीच में बात कर रहा हूं कि तब जो होता 3 किलोमीटर पर डे इनका नेशनल हाईवे बनता था, आज 28 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनता है। तब एयरपोर्ट कितने थे, आज अगर आप देखिए तब इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी थी, आज देश की इकोनॉमी कहां पे पहुंची है। आज उस टाइम पर इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ करता, आज का इन्फ्लेशन रेट कर क्या है, तब रिटेल इन्फ्लेशन क्या था, आज का रिटेल इन्फ्लेशन देख ली। अगर डेटा पे अगर करना है तो कम से कम उसको फैक्ट लेके बैठिए। लेकिन जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी इस फैक्ट की चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस फैक्ट की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग जो चाइना से मिलती है तो चाइनीज गांधी तरीके से बात करते हैं। लगता है जैसे राहुल गांधी जी नहीं, राहुल जी बोल रहे हैं। कम से कम इतनी तो मेंटेलिटी होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स उनको समझ में नहीं आती है, हर जगह से लिपटते जा रहे हैं। टीना जी मैंने आपके टेन्योर में मैंने नहीं बोला, आप मुझको बोलने दीजिए। आपने देश के नागरिकों का अपमान किया है। आप कहिए कि आपकी पार्टी के नेता ने देश का अपमान किया है, कि आपने उन नागरिकों के साथ जो व्यवहार किया क्या वो उचित था? उचित था, वो इसी देश के नागरिक थे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ से देखिए, अगर मैं बोलूंगा ना तो अगर मैं बोलूंगा तो सब लोग यही कहेंगे बात तो नेहरू जी पे चली जाती। नेहरू जी ने कैसे अपमान किया, पूरा उठाकर अक्साई चीन दे दिया, पूरा उठा के जम्मू कश्मीर पकड़ा दिया, पाकिस्तान को पकड़ा दिया। उनको तो बार बार समय मिला ना कि अगर वो चाहते तो देश को एक कंस्ट्रक्टिव उसमें ला कर सकते थे। खैर चलिए, बहुत पुरानी चर्चा हो गई। अरे 10 साल आपने जब राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के उसमें लीडरशिप में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब आपने कौन से तीर मार लिए? में होंगे मोदी जी डरे हुए होंगे। सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने न सिर्फ देश का अपमान किया है, समस्त पूरे विश्व टीना जी आप डिस्टर्ब बहुत कर रही हैं। अब यही सब अगर मैं यही चाइनीज गांधी को बोलूं तो आपको बड़ा बुरा लग जाएगा। भाई राहुल गांधी जी वहां पे चीन में क्या करने के लिए जाते थे जब यूपीए मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? कौन से समझौता करने जाते थे वहां पे? तो चाइनीज गांधी के बारे में तो हम चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है, कम से कम उनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बातें करना चाहिए। अगर उनको सरकार को घेरना उनको कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे आना चाहिए। आपकी सरकार है ना, आप एक मॉडल बना के निकालते ना। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी जहां पे सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। आप वहां पे वादे करके कुछ आते हो, पूरा कुछ नहीं कर पाते हैं। सच्चाई से आप लोग डरते हैं, वॉइस इको करती है कि अब सामना करना पड़ेगा। टीना जी सच्चाई बता देती ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट से एक कमेंट लेता हूँ, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूँ, एक कमेंट लेता हूँ। सबसे पहले मैं अभिषेक तिवारी के पास आता हूँ, फिर प्रोफेसर जोशी और फिर उसके बाद आलोक जी के पास आऊँगा। लेकिन अभिषेक तिवारी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता। भाई ये सुनने के लिए थोड़ा ना आप कह रहे कि संसद टीवी में व्यूज नहीं आते, मतलब ये कोई बात हुई? देश की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हम तीसरे की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा शासन अगर किसी ने किया तो वो किया कांग्रेस पार्टी ने, अभिषेक तिवारी। तो अब तक जब भी हमने देखा है कि ठीक है आप नहीं, अब क्या कहते हैं, जॉब्स इतनी नहीं है, आप नहीं सेटिस्फाई कि फिजिकल डेफिसिट है, आप नहीं सेटिस्फाई कि यहाँ पर बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज किस चीज़ है, आप उस पर कीजिए ना। या चीज़ें पर्सनल हो गई तो फिर ऐसा जवाब तो मिलेगा ना। भाई अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फैमिली फर्स्ट, बाकी लोग भी छूट गए, आप किसी को साथ नहीं रखते, आप सिर्फ जो क्योंकि पर्सनल अटैक कर रहे थे आज से पहले। भाई कंस्ट्रक्टिव चर्चा होने का कहां दी, जिसका जिक्र जो है टीना जी कर रही है। अभिषेक तिवारी, आपका कमेंट आज के इस अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों की बात करनी चाहिए, मुद्दे की बात करना चाहिए। आज दिल्ली की जनता के पास पूरे देश की जनता बस एक बात पूछ रही है कि उन्होंने जो 2019 में, 2024 में, 2014 में जो जनता के से वादा किया, 140 करोड़ लोगों से वादा किया, क्या उस पर खरे उतरे? उन्होंने बोला कि जी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा अपना ये मानना है कि देश के अंदर दोनों ये पार्टियां सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो देश के हालात हैं। मेरा जब से जन्म हुआ मैं सुनते आ रहा हूँ, दिल्ली देश डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। डेवलप्ड कंट्री कब होगा, देश की जनता जानना चाहती है। जब देश का बजट आता है तो देश के युवा, देश के रोजगार, देश के किसान, देश के महिलाएं, सभी लोग ये आस पर लगा के बैठे होते हैं कि हम भी हैं। क्या आप सचिन जी बताइए कि आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की परिकल्पना किया जा सकता है उसका एजुकेशन बजट बिना ना बढ़ा करके?
क्या किसी देश का डेवलप्ड कंट्री की परिकल्पना किया जा सकता है वहाँ उसका हेल्थ बजट ना बढ़ा करके? क्या किसी देश का परिकल्पना किया जा सकता है, डेवलप्ड कंट्री का परिकल्पना किया जा सकता है वहां के जो भी अपर क्लास है, जो भी हायर एजुकेशन, उसका बजट ना बढ़ा करके? तो मुझे लगता है कि छलावा है, झूठा है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के अंदर केवल और केवल झूठ फैलाने का कार्य करती है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विपक्ष की बात है, मुझे लगता है कि आज पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी सहित 20 राज्यों में इनकी सरकार है, हमारी तो 2 राज्यों में सरकार है, हम लोग आम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं। मुझे लगता है लकीर बड़ी करनी चाहिए, लकीर खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप प्रधानमंत्री जी की बातों से सहमत हूं, पहला चीज। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली के अंदर 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो आपकी पूरे देश में सरकार है, आपको 5000 बना देना चाहिए। अगर हम लोग 20,000 से ज्यादा कमरे बनाते हैं तो हम लोग 500 से ज्यादा स्कूल बनाने का कार्य करते हैं तो आपको पूरे देश में बना देना चाहिए, 5000 बना देना चाहिए। अगर हम लोग दिल्ली का बजट लगभग 18% करते हैं, 22% करते हैं तो आपको भी अपने बजट में एटलीस्ट 10% तो करना चाहिए, तभी हम लोग विकसित भारत की परिकल्पना भी किया जा सकता है। अगर दिल्ली का बजट, हेल्थ बजट हम लोग 13% खर्च करते हैं तो आपको भी करना चाहिए, पूरे देश में करना चाहिए, तो आप करते नहीं। आपकी कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो मेरे जैसा युवा जो है, मेरे जैसा जो यूथ है, आज आपसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आपने देश की जनता से वादा किया था कि हम आपको पक्का मकान देंगे, आपने बोला था कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, तो आज तक स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कागजों में दिखाई दे रहा अभिषेक कहीं ना कहीं किया आज प्रधानमंत्री ने कि 4 करोड़ हाउसेस दिए, कैसे डायरेक्ट ट्रांसफर और तमाम स्कीम्स हो। मैं कह रहा हूँ ये डेटा नहीं है, नहीं ठीक है, वो आपकी अपनी वो हो सकती है, जवाब है इनके, ये डेटा नहीं है, ये झूठ है। अच्छा, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भी झूठ बोला जाता है, जिससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तभी मैंने शुरुआती चीज से की, अगर फैक्ट का जवाब फैक्ट से दिया जाता है तो लॉजिक का जवाब लॉजिक से भी दिया जाता है। ठीक है, आपके अपने आंकड़े, आप भी संजय सिंह है, आज संजय सिंह भी बोले और तमाम लोग भी बोले, राज्यसभा सांसद है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं ठीक है, आप अपने तरीके से देश को बता सकते हैं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, है ना? ठीक है प्रोफेसर जोशी, एक कमेंट आज के 1 घंटा 34 मिनट के भाषण का, जिसपे ज्यादातर उन्होंने कांग्रेस को इसलिए कहा कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चीजें पर्सनल हो रही थी, अगर आपको बजट पे आना था तो बजट पे होता। और मैंने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वो डिम्पल भी हैं, अखिलेश भी हैं, और वहां से भी जो है क्या कहते हैं, लोकसभा में भी जिस वक्त मौका आया था, बोला गया था, तो उन्होंने बजट को जितने नंबर देने थे दिए, खराब बताया नहीं बताया, विपक्ष में ये उनका अधिकार है और ये अधिकार बनता है। इसी पे चर्चा की जाती है, चर्चा की जाती तो अच्छा होता है ना। तो आज जब आप क्रॉस करेंगे लिमिट तो फिर जवाब तो मिलेगा ना फिर आपको, और उन्होंने फैक्ट्स के साथ बोला पीएम मोदी ने। आपका फर्स्ट कमेंट। देखिए, आज देश क्या देख पा रहा है, देश ये देख पा रहा है विश्व गुरु की बात करने वाले लोग और महामानव खुद को घोषित करने वाले लोग आज देश को इस स्थिति में लेके आ गए हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में वो मंजर देश की आज़ादी से पहले का आज दोबारा आ गया है। और वो इसलिए आ गया है क्योंकि जो हमारे क्रांतिवीर थे उनको भी अंग्रेज लोग इसी प्रकार बेड़ियों से जकड़ के रखते थे। आज महामानव ने, जो कि नॉन बायोलॉजिकल है, जो उन्होंने खुद कहने का काम करा, देश को इस दिशा में देश को ले गए हैं कि अमेरिका से, जो कहते थे अमेरिका ट्रंप की दोस्ती बताने को पूरे विश्व में जिन्होंने बताने का काम करा, चुनाव में जिताने का काम करा, आज वो हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के लाया। मेरे को लगता है इस आजाद देश के कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री के काल में देश को इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। आज डूब मरने वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई। अन्य प्रधानमंत्रियों ने विदेशी लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करा, से शुरू हुआ है प्रोफेसर जोशी जी 2001 से शुरू हुआ है, कभी 700, कभी 400, कभी 600, कभी 500, इस तरह से हर साल आते हैं। वो ठीक है, बेड़ी वाली बात का जिक्र अलग है, वैसे तो मैं बजट पर चर्चा कर रहा हूँ। एक सेकंड मैं फैक्ट बता दूंगा ना, इसका जवाब जयशंकर ने भी दिया और आप भी सर्च कर लेना। ये हर साल आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, वो किस तरीके से, आज दोपहर को ये बात भी हुई, वो कैसे आपको ही पता है, वो एक डंकी रूट कैसे गए, पासपोर्ट फाड़ा, फिर गए वहाँ पे जा करके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, डिटेंशन सेंटर में रह रहे होते हैं, इतनी बुरी हालत होती है वहाँ पे और कुछ पूछने वाला नहीं होता, मतलब इस तरीके से वहाँ पर होता है। और ये हर साल होता है चीज़ है, ठीक है। अब आप बेड़िया वो महामानव फलाना वो ठीक है, वो चीज़ है। मैं कह रहा हूँ दुनिया को थोड़ा फैक्ट भी बताइए, प्रोफेसर है आप पढ़ाते हैं बच्चों को, इसलिए कह रहा हूँ, इतना सबको पता है, फिल्म भी बन चुकी इसके ऊपर डंकी, वो ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा कि कोई कत्ल करके आया जो वीडियो में जकड़ दिया। अब आप भाषण पे आइए वापस, मैं उसको कह रहा हूँ आज के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का भी विद्यार्थी हूँ। आज जो भारत की विश्व के जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है उसका भी पता चलने का काम करा। शायद
मेरे को लगता है इस 140 करोड़ देशवासियों का आज खून जरूर उबला होगा जब अपने देश में उन नागरिकों को ऐसे आते हुए बेड़ियों में जकड़े हुए आते हुए देखा होगा। मेरे को लगता है वो लहू नहीं, वो पानी होगा जो आज मोदी जी को कोस नहीं रहा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके विषय में आना चाहता हूं, आज आपके जिम्मेदार चैनल में आपके विषय में आना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन से देश को सच बताने के काम करे, कौन से जुमलेबाजी से देश अभी तक 2014 से 19 से 24 तक 11 साल का कार्यकाल आ गया, देश अभी जुमलों से निकल नहीं पा रहा है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अकाउंट में, किसान की आय दुगनी, सारी बातें तो झूठ कह रहे हैं और इनके नेता उसको जुमलेबाजी कह के देश के लोगों को 140 करोड़ लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री सड़क हो या सदन हो या रैली हो, कौन सा झूठ नहीं बोलने का काम कर रहे। अरे आज देश जानना चाहता है, आपने 11 साल का कार्यकाल हो गया माननीय मोदी जी, देश के पटल में आप वो बात रखिए। आप हंगर स्ट्राइक में कहां करें मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के, आज सारे आंकड़े तो वो रख रहे थे कि 4 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, हंगर स्ट्राइक में कहता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर गिरता है तो डॉलर नहीं गिरता, वो प्रधानमंत्री का कद गिरता है। मैं पूछना चाहता हूं, डॉलर में रुपए की स्थिति क्या है आज, क्या स्थिति है आज बताइए। आप 11 साल के कार्यकाल में आप देश को बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बात करने वाले लोग आज बता नहीं पा रहे कि डॉलर के सामने रुपया कितना गिर गया है। यह स्थिति है आज देश को। 11 साल से हम लोग जुमलों को देखने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, वो केवल तिरस्कार करने का काम कर रहे हैं विपक्षी लोगों को और सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। ठीक है अनुरोध, इसका काउंटर दीजिए फटाफट, फिर उसके बाद फिर आलोक सर, आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट आ रहा हूं आपके पास। देखिए प्रोफेसर क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए देश कहां से कहां चला गया, ये तो बताने का काम जो है फैक्ट्स के माध्यम से नहीं हो रहा। इन्होंने सीधा कहा है, इसलिए छोटा जवाब अनुरोध। प्रोफेसर साहब की बात सुन के ऐसा लगा कि एक नेता था, कहीं पे बाढ़ आया, कोई कैमरामैन उनके पास पहुंचा, माइक लेके कहा साहब बोलना, कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। अरे अभिभाषण पे था, उस पे फैक्ट रखा प्रधानमंत्री जी ने, उस पे आप काउंटर करते देश के फैक्ट नहीं है सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। फैक्ट गिनाइए ना आप, अरे मैं रिकॉल कर, देश की शैली नहीं है, उठा के देख लीजिए इकोनॉमी के आंकड़े। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता सर, ना मेरी शैली ऐसी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या मैंने देश के सामने जो आंकड़े रखे वो चीख चीख के आपकी बात को बताने का काम नहीं कर रहे। क्या देश जानना चाहता है क्या एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता चैनल में झूठ परोसने का काम कर रहा है? आप बताइए माननीय प्रधानमंत्री क्यों जुमलेबाजी करते हैं देश के सामने आके, सड़क से लेकर सदन तक माइक लेके कैमरामैन पहुंच गए, बस कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। आपके प्रोफेसर साहब आदत ही हो गई नहीं, है। आप गलत करते कर रहे हैं। हम विपक्ष के नेता है, हम लोग प्रश्न करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। क्या गलत बोले? आज देश शर्मसार आपकी नीति की वजह से, इंटरनेशनल पॉलिसी की वजह से आज देश शर्मसार हो गया है। तो सर इंटरनेशनल सीरिया याद, यूक्रेन याद है, पॉलिसी तो इसी देश की है ना सर, इंटरनेशनल पॉलिसी तो इसी देश की है। ठीक है, तीसरा टर्म इस वक्त चल रहा है। लेकिन प्रोफेसर भट्ट, सॉरी मैं आपके पास लेट आया हूं, पर मतलब इतना थोड़ा हो सकता है जब आप सदन में बैठे हैं, आप चीजों को जो है एनालाइज करते हैं, पर इतना पैराडाइम वो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं डिफरेंस तो ना हो सकता है कि मैं राइट जाऊंगा तू लेफ्ट जा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे से मुतमईन नहीं हूं। बजट में तो बात देश की होनी थी ना। हाँ, हालांकि प्रधानमंत्री ये उनका अंदाज है सर, जाहिर सी बात है। आप बात करते हैं पीएम की, फिर पर्सनल होंगे, तमाम चीजें लेंगे तो उसका जवाब देंगे। बलराज साहनी, किशोर कुमार से लेकर के उन्होंने तमाम चीजें गिनाई, लेकिन वो अपने आंकड़े भी बताते हैं। आप फिर आंकड़ों से काउंटर कीजिए ना आलोक वत्स। देखिए सचिन जी, अभी कुछ दिनों पहले एक वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुआ था और वहां दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री सब इकट्ठे हुए थे और सभी देशों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें एक मत से यह तय हुआ और उन्होंने ये आवाज उठाई और इंडोर्स किया इस चीज को कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। डावोस। आज जिस तरीके से वहां एफडीआई का फ्लो हो रहा है और जिस तरीके से दुनिया देख रही है भारत की तरफ कि एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल जीडीपी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारी स्थिति अब दिनों दिन बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। और कांग्रेस का जो 6-7 दशकों का शासन था उसमें तो परिवारवाद पूरी तरीके से हावी था। अब वही हाल कमोबेश समाजवादी पार्टी का ही रहा है। मैं नहीं समझता हूँ लोहिया के समाजवाद में कि किसी पृष्ठ में लिखा होगा कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो। ये तो समाजवाद का कहीं से लेना देना ही नहीं है इस तरीके की परंपरा का, लेकिन इन्होंने उसको कायम रखा है। आलोक जी ये बता दीजिए कि एक गृह मंत्री का बेटा कैसे बीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, सचिव बन जाता है, ये भी तो देश को बता दीजिए।
ये भी तो बता आप दीजिए अपनी बात कौन सा पूरी कर लीजिए। परिवारवाद सबसे लास्ट में है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कैसे बन जाता है? कल्याण सिंह जी का बेटा कैसे एक सांसद बन जाता है? मुलायम कल्याण सिंह जी का बेटा कैसे बन जाता है? अरे जब परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है, इस देश की प्रथम पाठशाला, आप इस देश को की प्रथम पाठशाला माननीय मुख्यमंत्री जी है, जिनके माँ बाप मठ के अध्यक्ष थे, उनके माँ बाप माइक लगा हुआ है, बताने का काम करिए। माइक लगा हुआ है, आपको किसने कहा माइक बंद हो गया? किसका? इतनी तेज आवाज तो फट जाएगा माइक। माइक लगा हुआ है। ठीक है आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे लास्ट में आया, बीच में क्यों बोल रहे हो यार? आपको पता है प्रोफेसर साहब, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, बीच में आप नहीं बोलते। पूरी आलोक जी, आपको जो आपको ठीक लगे वो सच है, नहीं सर, परिवार जो आपको नहीं ठीक लगे। परिवारवाद की तो अखिलेश यादव नहीं है क्या मुलायम सिंह यादव के बेटे? परिवारवाद की तो अखिलेश यादव नहीं है क्या? अरे अखिलेश यादव नहीं है, योगी जी से बड़ा अखिलेश यादव नहीं है, प्राथमिक पाठशाला और यादव गिनवाऊं? योगी जी का बताइए, और बताऊं? योगी जी मठ के अध्यक्ष कैसे बताइए? कोई क्वालिटी बताइए। सिर्फ आलोक जी की आवाज, तो सिर्फ आलोक जी की आवाज, लास्ट कमेंट आलोक जी की आवाज, अपना कमेंट पूरा कीजिए और किसी की आवाज नहीं जाएगी। आप एक अच्छे प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता है, आप दूसरे के समय में नहीं बोलते। ये कौन सी नई परंपरा कहते हैं सिर्फ, ये देखो ये देखो ये कहते हैं सिर्फ, आप चैनल में झूठ बोल रहे हैं। पूरा कुनबा अपने परिवार का पूरा कुनबा लेकर के बैठे संसद में। आप डिस्टर्ब करेंगे, मैं आपको अगली डिबेट में नहीं शामिल करूंगा। वो आपकी इच्छा है। हाँ ठीक है, फिर डिस्टर्ब मत करेंगे आप। समाजवाद वाली पार्टी को आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं। उसमें अगर 2-4 लोगों के बेटे और बेटी अगर मान लीजिए आ गए, तो वो तो समझ में आता है कि पूरे समुद्र में 3-4 बूंदे, लेकिन यहाँ तो एक ही बूंद में एक बूंद घुस गया। बाप के बाद बेटे को बना दिया आपने। अब मुझे लगता है उसके बाद, और एक ही परिवार के कितने लोग काबिज थे जब आप सत्ता में थे? 24 तो मुझे याद है, एमपी से लेकर और कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तक। आज भी कांग्रेस के 99 में 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आप लोग क्या बात करते हैं शुचिता की और संस्कार की और देश को आगे बढ़ाने की? पहले अपने को सब आगे बढ़ाने की कोशिश की, बाद में देश आया। आज देश की जितने बात है सर, वो मैंने कभी नहीं कहा ना कि ठीक है तंज होते हैं और रंग होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक होता है, लेकिन आप इस तरीके से देश को नीचा नहीं दिखा सकते ना। ठीक है, आप भाषण से सहमति रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, और वो तमाम चीजें होती हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है। आलोक जी